गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की जो स्थापना या जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, इसके पीछे क्या था। तो इसके लिए अपन को बहुत पीछे चलना पड़ेगा पहले। तो देखिए, पहले अपन क्या देखेंगे, 1947 से पहले का देखेंगे कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। इसके बाद अपन देखेंगे भारत की आजादी या 1947 के बाद क्या स्थिति रही। फिर अपन देखेंगे 1956 में, कब? 1956 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। इसके बाद अपन देखेंगे 2000 में, क्या देखेंगे कि सन 2000 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो देखिए, अपन देखने जा रहे हैं 1947 से पहले क्या था। भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। किस पर? भारत पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। तो उस समय भारत ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, भारत को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग अपन देख रहे हैं, कौन कौन से 4 भाग थे। नंबर पहला पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी, तीसरा पार्ट सी, चौथा पार्ट डी। देखिए, पहले उस समय ना कोई राज्य थे, ना कोई केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को 4 पार्टों में बांटा था, 4 भागों में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। इतनी बात क्लियर। अब बात कर रहे हैं पार्ट ए के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने उन क्षेत्रों को रखा था जिन क्षेत्रों पर सीधा सीधा ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। इन्हें अपन बोलते थे ब्रिटिश भारतीय प्रांत। क्या बोलते थे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत। समझ में आई ये बात? यानी कि भारत के वो क्षेत्र जिन पर सीधा का सीधा ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, उन क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार ने पार्ट ए नाम दिया। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब आगे चलते हैं कि पार्ट बी क्या था। पार्ट बी के अंतर्गत देशी रियासतें थी। क्या थी? देशी रियासतें। ये देशी रियासतें क्या थी? इन क्षेत्रों पर भारतीय राजाओं का शासन था। किनका था? भारतीय राजाओं का शासन था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन रहकर ये क्या करते थे, वहां पर शासन चलाते थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर नहीं। उन क्षेत्रों को अपन क्या कहते थे? देशी रियासतें, जो राजाओं के अधीन थी। समझ गए? पार्ट बी। अब बात करते हैं पार्ट सी कि ये पार्ट सी के अंतर्गत भारत के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो देखिए, पार्ट सी के अंतर्गत चीफ कमिश्नर ये क्षेत्र, कौन से? चीफ कमिश्नर क्षेत्र। ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र क्या होते थे? यानी कि ब्रिटिश सरकार अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति करते थे इन क्षेत्रों पर। किसने पर? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों पर। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे उस समय। इन पर क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी थी। उन्हें क्या बोल दिया गया था? चीफ कमिश्नर ये क्षेत्र। अब पार्ट डी के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंतर्गत जो द्वीप है, अंडमान द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, क्या? अंडमान एवं निकोबार द्वीप को रखा था। ये स्थिति है 1947 के पहले की। समझ में आई बात कि ये स्थिति कब की? 1947 से पहले की स्थिति है ये, कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को 4 भागों में बांटा। जैसा कि आपको पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। कंपनी की स्थापना हुई और 1603 में भारत के लिए इसने क्या कर दी, अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे करके ब्रिटिश सरकार ने भारत पर एक छत्र अधिकार स्थापित कर लिया। ये बात समझ आई? फिर भारत को ब्रिटिश सरकार ने अपनी सुविधा के अनुसार 4 भागों में
बांट दिया। ये बात क्लियर है। लेकिन अब बात करने जा रहे हैं अपन आगे की 1947 के बाद की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश क्या हो गया था, आजाद हो गया था, यानी ब्रिटिश सरकार से क्या हो गई थी, इसको आजादी मिल गई थी। तो ये बात क्लियर है। अब अपन देखने जा रहे हैं 1947 के बाद भारत की क्या स्थिति थी। तो देखिए 1947 के बाद बात कर रहे हैं अपन, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की क्या स्थितियां थी। तो देखिए 1947 में क्या किया गया, भारत को आजादी दी गई। आजादी के साथ साथ उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये बात समझ में आई। 1947 में क्या हुआ, भारत में कितने राज्य थे अगर देखा जाए, भारत में राज्यों की संख्या तो ये क्या थी, 14। तो संपूर्ण भारत की बात करें उस समय भारत में 14 राज्य थे। और अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की कि कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उस समय भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये बात क्लियर हुई। अब बात कर रहे हैं अपन कि इसी समय देखिए भारत आजाद हो गई तो मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ मैप में, पूर्व के जो क्षेत्र हैं इनको नाम दिया गया पार्ट ए स्टेट। क्या दिया गया, पार्ट ए स्टेट दिया गया, जिसके अंतर्गत अपना बघेलखंड, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, और ये देखिए अपना महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है नागपुर, ये भी इसी के अंतर्गत रखा गया। और यहाँ की राजधानी बनाई गई नागपुर। क्या बनाई गई, नागपुर यहाँ की राजधानी बनाई गई। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो देखिए पूर्व के क्षेत्रों को मिलाकर सरकार ने क्या कर दिया, पार्ट ए स्टेट बना दिया। और इसकी जो राजधानी बनाई गई वो क्या बनाई गई, नागपुर बनाई गई। और यहाँ का जो पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। ये बात क्लियर। अब पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम की रियासतों को मिलाकर देखिए, ये क्षेत्र कौन सा है, पश्चिम, मालवा वाला बेल्ट क्या है, पश्चिम है। और ये वाला जो क्षेत्र है क्या, उत्तर एवं पश्चिम। इन रियासतों को मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश देखा जाए आपको ग्वालियर के सिंधिया जी और इंदौर के यशवंतराव होलकर जी, ये रियासतें प्रसिद्ध थीं, तो इनको मिलाकर क्या किया गया, पार्ट बी स्टेट बनाया गया। क्या बनाया गया, पार्ट बी, जिसकी राजधानी देखिए, अब 2 महान शक्तियां थी यहाँ पर। क्या थी, महान शक्तियां बोले तो इंदौर के जीवाजी राव सिंधिया अपने आप में फेमस एवं महान व्यक्ति थे, योद्धा थे। और इधर होलकरों की बात करें तो इंदौर के होलकर भी किसी से कम नहीं थे। तो अब आपस में इन दोनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि आप दोनों को सुविधा की दृष्टि से कहा सरकार ने कि 6 महीने की जो राजधानी रहेगी वो ग्वालियर रहेगी, जो सिंधिया के यहाँ रहेगी। बाकी जो 6 महीने इंदौर को राजधानी बनाया गया। समझ गए, यहाँ क्या किया गया, 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर को राजधानी में। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो 5.5 महीने जो राजधानी रहती थी वो ग्वालियर रहती थी और 6.5 महीने इंदौर रहती थी। ग्वालियर का प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया और इंदौर का प्रमुख यशवंतराव होलकर जी को बनाया गया। यहाँ का प्रमुख बोलो जो सीएम है, मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी को बनाया गया। ये दोनों पार्ट क्लियर हुए अपने, पार्ट ए एवं पार्ट बी। अब बात कर रहे हैं पार्ट सी। पार्ट सी किसको बनाया गया, देखिए आपको ये क्षेत्र दिख रहा है, रीवा भोपाल वाला जो क्षेत्र दिख रहा है। अभी भोपाल की बात न करते हुए अपन विंध्य प्रांत की बात करते हैं कि विंध्य प्रांत बोलो विंध्याचल का जो क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको पार्ट सी नाम दिया गया। क्या दिया गया, पार्ट सी। इसका जो प्रमुख बनाया गया महाराजा मार्तंड सिंह देव। किसको बनाया गया, महाराजा मार्तंड सिंह देव को यहाँ का प्रमुख बनाया गया।
और इस क्षेत्र की जो राजधानी रखी गई वो रीवा रखी गई। क्या रखी गई? पार्ट सी की राजधानी रीवा को रखा गया और यहाँ का मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं शुरुआत में जो भोपाल अभी आपको पार्ट सी के अंतर्गत दिख रहा है, इसको एक अलग से प्रांत बनाया गया था, अलग से पार्ट दिया गया था, लेकिन 1948 में अगले ही वर्ष इसको पार्ट सी का हिस्सा दे दिया गया। भोपाल जो थी उस समय सीहोर जिले की एक तहसील थी। क्या थी? सीहोर जिले की एक तहसील थी। ये स्थिति आपको समझ में आ गई। ये कब की है? भारत की आजादी के बाद की ये तस्वीर आपको सामने दिख रही है मध्य प्रदेश की। उस समय जो मध्य प्रदेश था, देखिए मध्य प्रदेश में आज का जो वर्तमान का मध्य प्रदेश वो तो पूरा था ही, उसके साथ साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ था। क्या था? संपूर्ण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की कुछ तहसीलें, क्योंकि देखिए यहाँ पर नागपुर ही दिख रही है, ये भी स्थित थी। और यहाँ की अगर बात करें इधर की गुजरात की तहसीलें, सुनेर टप्पा वगैरह जी देखिए। इसके अलावा अपन देख रहे हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र भी थे, ये आपको इधर दिखता है। इधर क्या है अपना? राजस्थान, ये इसके उत्तर प्रदेश, ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ये क्या है अपना? गुजरात। इनकी कुछ तहसीलें भी मध्य प्रदेश में सम्मिलित थी। ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं 1956 की बात कर रहे हैं, तो 1956 से पहले अपन थोड़ा देखते हैं कि 1956 से पहले की स्थिति क्या थी। देखिए भारत में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग उठी। किससे? भारत में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन की मांग उठने लगी। तो इसके लिए आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख व्यक्ति थे पोट्टी रामुलु। कौन थे? पोट्टी रामुलु। तो इनने क्या किया? पोट्टी रामुलु ने अनशन पर बैठ गए, क्योंकि देखिए उस समय क्या था, भाषाई आधार पर अलग अलग प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि अपन को जो सरकारी कामकाज भी करने थे तो भाषा के आधार पर होते थे, कहीं कोई सी भाषा, कहीं कोई सी भाषा बोली जाती थी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? पोट्टी रामुलु ने 1953 में, कब? 1953 में अनशन पर बैठ गए। कहां बैठ गए? अनशन पर बैठ गए। अनशन यानी अन्न जल सब त्याग दिया। सरकार से कहा कि नहीं, हमें तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन चाहिए। किसका चाहिए? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया? इनकी बातों यानी इनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन क्या हुआ? 56 दिन बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये समाज प्रिय व्यक्ति थे, समाज के चहेते थे, समाज कार्यकर्ता थे। तो वहां के नागरिकों में इनकी दिलचस्पी बहुत अधिक थी। तो वहां के नागरिकों ने क्या किया? सरकार के खिलाफ इनकी मृत्यु को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन जब प्रारंभ हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है? नागरिकों की भीड़ एकत्रित हुई। उन्होंने क्या किया? सरकारी कार्यालय, बसों वगैरह को फूंक दिया। यानी कि फूंकने का तात्पर्य आग लगाना शुरू कर दी, दफ्तरों में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। ये बात क्लियर हुई। तो क्या किया? सरकार ने आनन फानन में ये डिसीजन लिया कि हम जल्द से जल्द आपके लिए भाषाई आधार पर राज्य गठित कर देंगे। तो 1 अक्टूबर 1953, कब? 1953 को, 1953 को भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, समझ में आया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। क्या किया? राज्य का गठन किया। ये बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन क्या बनता है? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे की कथा सुनते हैं। क्या है आगे? देखिए आगे क्या किया सरकार ने? इनको तो भाषाई आधार पर दे दिया। अब अन्य राज्य थे, उनने भी कहा हमें भी चाहिए। सरकार ने कहा क्यों चाहिए, इतनी जल्दी ये संभव नहीं है। तो अन्य राज्यों ने क्या किया? इन्हीं का फॉर्मूला अपनाया। सरकारी दफ्तर, बसें वगैरह, कार्यालयों में आग वगैरह, आंदोलन वगैरह शुरू
कर दिए। तो अब सरकार ने तुरंत आनन फानन में घोषणा की कि भैया सबको मिलेगा, सभी राज्यों को भाषाई आधार पर बांट दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें, ये काम एकदम से नहीं किया जा सकता। उन जनता को आश्वासन दिया कि आपके लिए एक पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना की जाएगी, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 नाम दिया गया। इस अधिनियम ने बाद में अपनी सिफारिशें सरकार को दी और धीरे धीरे करके राज्यों को बना दिया। ये बात क्लियर हुई। तो यहां से अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये बात इतनी क्लियर हुई कि 2000 की बात और कर ले तो इस समय क्या हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो आपको जो आज वर्तमान का मध्य प्रदेश दिखता है तो 2000 के बाद का है। ये बात क्लियर हुई। अब अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना तो अपन देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का गठन एवं प्रशासनिक संरचना को अपन देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया वो कब किया गया, आप देख रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 को किया गया था। तो अपन हेडिंग डाल रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन एवं संरचना। इसकी स्थिति की बात करेंगे अपन कि क्या इसकी स्थिति है। मध्य प्रदेश का गठन एवं प्रशासनिक संरचना, ये बात क्लियर। मध्य प्रदेश का गठन एवं प्रशासनिक संरचना। अब देखिए मध्य प्रदेश के गठन की बात कर रहे हैं तो वर्तमान में अपन देखें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले एवं 10 संभाग हैं। कितने हैं, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले 52 एवं 10 संभाग है। ये बात क्लियर हुई। ये अपन वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं। अगर पहले की स्थिति को अपन अगर देखें तो अपन देख रहे हैं सबसे पहले ब्रिटिश काल में क्या कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि पहले की स्थिति जो अपन ने अभी समझा दी उसको दोबारा से देख रहे हैं, लिख रहे हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश बहुत सी रियासतों में बटा हुआ था। किसमें, रियासतों में। अगर देख रहे हैं 1947 से पहले की बात कर रहे हैं तो अपन देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं अपन, सबसे पहले कब, सबसे पहले मध्य प्रदेश बहुत सी रियासतों, रियासतें क्या होती हैं, जिन पर राजाओं का अधिकार होता है, बहुत सी रियासतों एवं ब्रिटिश भारतीय प्रांतों। ये बात समझ में आई, एवं ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में बटा था। ये बात क्लियर आई कि 1947 से पहले की अगर बात करें तो अपना मध्य प्रदेश बहुत सारी रियासतों एवं ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत वो होते हैं जिन पर सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार का अधिकार होता है। ये बात समझ में आई। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विभाजित था। सेंट्रल प्रोविंस जो एक प्रांतों के रूप में था, क्या, सेंट्रल प्रोविंस जो एक प्रांतों के रूप में था। ये बात समझ में आई, रूप में था, यानी कि इन पर जो शासन था वो कौन था, कौन चला था, चीफ कमिश्नर ये क्षेत्र थे। अब बात कर रहे हैं आगे इसी में देख रहे हैं महाकौशल, जिसके अंतर्गत अगर देखें बटा था, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे, ये वाले जो क्षेत्र थे विदर्भ, महाकौशल, सेंट्रल प्रोविंस, बराज, ये क्षेत्र आते थे। ये बात समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत
देख लीजिए कौन कौन से, विदर्भ, महाकौशल, तो ये छत्तीसगढ़ वगैरह ये क्षेत्र, बरार आदि क्षेत्र आते थे। ये बात क्लियर हुई। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आते थे? उत्तर पश्चिम में छोटी छोटी रियासतें अपन देख रहे हैं, उत्तर एवं पश्चिम में, इनको अपन क्या कहते थे? मध्य भारत के नाम से जानते थे। ये बात यहां तक अगर क्लियर हुई हो तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं अपन क्या स्थितियां थी। ये चीज क्लियर हुई यहां तक। अब देखिए अपन देख रहे हैं कि इसके बाद अगर अपन देखें, जो मध्य प्रदेश को अपन ने बांटा था कि पूर्व की रियासतों को मिलाकर अपन ने क्या किया? पार्ट ए स्टेट बनाया। ये स्थिति कब है? ये मध्य प्रदेश की दूसरी प्रक्रिया की स्थिति जो अपन ने अभी देखा यहाँ पर, ये 1947 से पहले की घटना थी। अब 1947 में भारत की आजादी के बाद क्या हुआ वो अपन देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की देखिए गठन की अगर दूसरी प्रक्रिया की अपन बात कर रहे हैं तो वो कब हुई? 1947 में प्रारंभ हुई, भारत की आजादी से प्रारंभ हुई। और भारत की आजादी से मध्य प्रदेश को अपन ने 3 भागों में बांटा। पार्ट ए जिसके अंतर्गत पूर्व की रियासतें, पार्ट बी पश्चिम की, और पार्ट सी उत्तर की रियासतों में बांटा। तो अपन वही देख रहे हैं। यहाँ अपन देखेंगे, क्या देखने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के गठन की दूसरी प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1947 में प्रारंभ हुई। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मध्य प्रदेश के गठन की दूसरी प्रक्रिया 1947 में प्रारंभ हुई। 1947 में कब? भारत की आजादी के बाद। अब देखिए क्या हुआ, इसमें सीपी वाला, ये पार्ट ए, सीपी, बरार, महाकौशल, छत्तीसगढ़, ये बघेलखंड, इनको मिलाकर क्या बनाया गया? पार्ट ए स्टेट बनाया गया। समझ गए? इसमें देख लीजिए, अपन सब लिख देते हैं यहीं पर। इसमें सीपी, बरार, महाकौशल, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ अपना, ये सीजी को मिलाकर क्या कर दिया गया? पार्ट ए स्टेट बनाया गया। को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बोले तो राज्य बनाया गया। ये बात क्लियर हुई, बनाया गया, जिसकी राजधानी नागपुर रखी गई। क्या रखी गई? जिसकी राजधानी नागपुर रखी गई। ये बात क्लियर हुई। इसकी राजधानी क्या रख दी अपन ने? नागपुर को रख दिया। अब इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले मुख्यमंत्री या सीएम किसको बनाया गया है इस क्षेत्र का? पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। ये बात क्लियर हुई। ये अपन ने क्या बनाया? पार्ट ए स्टेट बनाया गया। देखिए राजधानी नागपुर, पहला मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। ये बात इतनी क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए ये तो था पूर्व का क्षेत्र, पूर्व की जो रियासतें थी उनको मिलाकर अपन ने पार्ट ए स्टेट बना दिया गया। अब आगे चल रहे हैं अपन कि पार्ट बी स्टेट, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम की रियासतों को। तो अब देख रहे हैं अपन, अगला पॉइंट लिख रहे हैं, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम की रियासतों को मिलाकर, मतलब पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम की रियासतों को मिलाकर
पार्ट बी स्टेट बनाया गया। समझ गए? पार्ट बी स्टेट बनाया गया। समझ गए? जिसमें 6 माह, 6 लगभग में माह के लिए, 6 माह के लिए ग्वालियर एवं इंदौर को राजधानी बनाया गया। ये बात क्लियर हुई? 6 महीने भैया ग्वालियर और 6 महीने इंदौर को राजधानी बनाया गया। जिसका पहला मुख्यमंत्री, जिसका पहला सीएम किसको बनाया गया? लीलाधर जोशी को। जिसका पहला सीएम लीलाधर जोशी को बनाया गया। ये बात समझ में आई? 2 राजधानियां रखने का तात्पर्य क्या था सरकार का? कि यहाँ पर 2 बड़ी महान शक्तियां थीं। कौन थी? तो देखिए, ग्वालियर में जो प्रमुख राजा हुआ करते थे उस समय कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। क्या थे? जीवाजी राव सिंधिया। ये अपने आप में महान शक्ति हुआ करते थे, इसलिए इनमें भी आपस में बिगाड़ ना हो। उस समय इंदौर में होलकर वंश का शासन था और ग्वालियर में सिंधिया वंश का शासन। सॉरी, सॉरी। तो देखिए, उस समय की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ग्वालियर में जो था वो सिंधिया वंश का शासन था। सिंधिया अपने आप में बहुत बड़ी महान शक्ति हुआ करते थे और इंदौर में होलकर वंश का शासन था। तो ये बात समझ में आई। अब बात कर रहे हैं अपन इंदौर की। किसकी बात कर रहे हैं? इंदौर की। तो ग्वालियर लिखिए। ग्वालियर में किसका? सिंधिया वंश। सिंधिया वंश बोले तो उस समय जीवाजी राव सिंधिया यहाँ के महाराज हुआ करते थे। अब बात कर रहे हैं इंदौर में। उस समय जो इंदौर में जो शासन था वो होलकर वंश का शासन था। यह अपने आप में बहुत बड़ी महान शक्ति हुआ करती थी, इसलिए यहाँ का जो शासक था वो कौन था? यशवंत राव होलकर। कौन था? यशवंत राव होलकर। इन दोनों में आपस में स्थितियां खराब ना हो सिंधिया और होलकर जी में, इसलिए सरकार ने क्या किया? 6 महीने राजधानी ग्वालियर को और 6 महीने राजधानी इंदौर को घोषित किया। ये बात क्लियर हुई? तो ये आप देख लीजिए। अब बात कर रहे हैं अपन पार्ट सी की। तो क्या किया गया 1947 में? जो अपना बिंद प्रदेश दिख रहा है या बिंद प्रांत, बिंद प्रांत बोले तो रीवा वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसको क्या किया गया? सरकार ने पार्ट सी स्टेट दिया। और ये आपको भोपाल दिख रहा है, इसको अलग से रखा। लेकिन देन 1948 में क्या किया सरकार ने? भोपाल को भी पार्ट सी में शामिल कर लिया। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट अपन देख रहे हैं। देखिए, उत्तर में है ना, उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी स्टेट बनाया गया। क्या बनाया गया? पार्ट सी स्टेट बनाया गया, जिसे बिंद प्रांत या बिंद प्रदेश नाम दिया गया। समझ गया मेरी बात? नाम
दिया गया। ये बात क्लियर हुई। जिसकी राजधानी रीवा को बनाया गया। विंध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया? रीवा को। जिसकी राजधानी रीवा को बनाया गया। ये बात क्लियर हुई। ये उत्तर की रियासतों को, इसका मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। समझ गए? जिसका सीएम अवधेश प्रताप सिंह को बनाया गया। यहां का प्रमुख बोले तो महाराज कौन थे? यहां के प्रमुख बोले तो कौन से राजा का शासन था? तो महाराज मार्तंड सिंह देव को बनाया गया। महाराज मार्तंड सिंह देव को बनाया गया। ये बात समझ में आई। तो उत्तर की रियासतों को पार्ट सी विंध्य प्रांत नाम से, और यहाँ का सीएम अवधेश प्रताप सिंह को और प्रमुख महाराज मार्तंड सिंह को बनाया गया। अब क्या हुआ? ये 1947 की बात कर रहे हैं। बाद में 1948 में भोपाल को भी क्या कर दिया गया? इसी में पार्ट सी में शामिल कर दिया गया। देखिए अगला लिखिए पॉइंट। बाद में कब? 1948 में, अगले ही वर्ष भोपाल को भी पार्ट सी में शामिल कर दिया गया। जो सीहोर की, किसकी? सीहोर की तहसील थी। भोपाल क्या था? सीहोर की तहसील था। समझ गए? तो इसको भी क्या कर दिया गया? पार्ट सी में बना दिया। जैसा आपको पार्ट बी का नाम दिख रहा है कि किस नाम से? मध्य भारत नाम से पार्ट बी बनाया गया था। ये चीज क्लियर हुई। अब बात कर रहे हैं अपन आगे कि भारत में जब राज्यों की पुनर्गठन की मांग उठने लगी, उस स्थिति में क्या हुआ? 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। क्योंकि भाषाई आधार पर, यह बात समझ में आई? तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। हमने अभी बताया था कि भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन की मांग कब उठी? जब एक महान व्यक्ति, कौन थे? पोट्टी रामालू। इनने आंध्र प्रदेश में क्या किया? भाषाई आधार पर पुनर्गठन, यानी राज्यों का दोबारा से गठन किया जाए, इसलिए इनने क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन बोले तो अन्न जल त्याग दिया। सरकार ने इनकी पहले तो नहीं सुनी, अनशन पर बैठ गया, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद आंध्रा की सरकार ने क्या किया? आंध्रा की सरकार के खिलाफ वहां के लोगों ने क्या किया? आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकारी दफ्तर, बसें आग लगाना शुरू कर दी। इसलिए सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया और 1953 में ही भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। अब अपन देख रहे हैं अगला पॉइंट लिखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने से क्या किया गया? सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। समझ गए? देखिए भारत में राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने से समझ गए? 29 दिसंबर 1953 कब?
29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में अगर बात की जाए कि इस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली की अध्यक्षता में, क्योंकि 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, ये इंपोर्टेंट है, फजल अली की अध्यक्षता में की गई। अब इनकी सहायता के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए, तो देखिए इनकी सहायता के लिए हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू और KM पाड़ेकर, KM पाड़ेकर। देखिए हृदयनाथ कुंजरू HN से हो गया, हृदयनाथ कुंजरू इनका फुल फॉर्म, और KM पाड़ेकर कन्हैया लाल मणिकलाल पाड़ेकर को फजल अली की सहायता के लिए नियुक्त किया गया है। ये सब बात समझ में आ गई थे। इनकी सहायता के लिए हृदयनाथ कुंजरू एवं KM पाड़ेकर थे, ये बात समझ में आई। अब इनने क्या किया, इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया। ये बात समझ में आई। देखिए इनकी सिफारिश के आधार पर समझिए, इनकी सिफारिश के आधार पर सरकार ने 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया। ये बात समझ में आई। तो देखिए उस समय जब इनने मध्य प्रदेश का गठन किया 1956 में, उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले एवं 8 संभाग थे। ये बात क्लियर हुई। तो उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले और 8 संभाग थे। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, जिले बढ़ते गए, और वर्तमान में जैसा कि हमने अभी बताया है कि 52 जिले और 10 संभाग हैं। ये बात क्लियर हुई। तो अब देखिए अगला पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं कि 1956 में यानी मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? 43 जिले एवं 8 संभाग थे। तो लिखिए 1956 में क्या यहाँ पर अपन लिख सकते हैं गठन के समय कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 1956 में या गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले एवं 8 संभाग थे। ये बात क्लियर हुई कि जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ, बनकर तैयार हुआ, उस समय सॉरी, देखिए जिस समय हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले एवं 8 संभाग थे। समझ में आई? क्लियर। इसके बाद क्या किया गया, 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। तो देखिए अब जिलों की संख्या क्या हो गई,
तो अब जिलों की संख्या 45 हो गई। तो ये अगला पॉइंट अपन लिख रहे हैं, 26 जनवरी 1972 को भोपाल एवं राजनंदगांव दो नए जिले बनाए गए। जिले बनाए गए। तो अब जिले कितने हो गए? दो बने, इधर 43 थे, दो नए बन गए, कितने हो गए? 45। तो अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 हो गई। ये बात क्लियर है। तो देखिए 26 जनवरी को 1972 में भोपाल जो सीहोर की तहसील हुआ करती थी उसको भी नया जिला बना दिया गया और राजनांदगांव को भी एक नया जिला बना दिया गया मध्य प्रदेश का। तो इस समय 1972 में क्वेश्चन बनता है कि जिलों की संख्या कितनी थी? तो जिलों की संख्या कितनी थी? 45 या 45 थी। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए इसके बाद अपन आगे बात कर रहे हैं कि आगे क्या हुआ। तो देखिए 1972 के बाद ही बात कर रहे हैं। इसी समय अब देखिए संभाग कितने थे? 8। 1972 में ही होशंगाबाद को 9वां संभाग बनाया गया। समझ रहे? इसी समय होशंगाबाद को 9वां संभाग बनाया गया। कब बनाया गया था? 1972 में इसको क्या कर दिया गया? नया संभाग बना दिया गया। तो 1972 में 45 जिले और 9 संभाग हो गए थे। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए बात करते हैं 1980 की बात कर रहे हैं कि 1980 में क्या हुआ। तो देखिए 1980 में सरकार ने क्या किया? चंबल एवं, चंबल तो पता ही है मध्य प्रदेश, एवं बस्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है ये। तो दो नए संभाग बनाए। कितने? दो नए संभाग बनाए। ये बात समझ में आई। ये कब बने? 1980 में चंबल एवं बस्तर को सरकार ने नया संभाग बना दिया गया। तो अब संभागों की संख्या कितनी हो गई भैया? अब संभागों की संख्या देखिए 9 जो थे, 2 जो नए चंबल और बस्तर बना दिए गए, तो 11 हो गई। कितनी हो गई? 11। किसकी? संभागों की संख्या क्या हो गई? 11 हो गई। अब देखिए क्या होता है आगे। 1982 में B.R. दुबे, कौन? B.R. दुबे की अध्यक्षता में दोबारा से जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है और ये सरकार से 10 नए जिलों की सिफारिश की मांग करते हैं। लेकिन क्या होता है, सरकार इनकी सिफारिशें मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद 1998 में फिर से एक अलग से जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है और सरकार से 16 नए जिलों की मांग रखते हैं। तो क्या करती है सरकार? 16 नए जिलों की मांग को मान लेती है और 16 नए जिलों का क्या कर दिया जाता है? गठन कर दिया जाता है। तो 1998 में 1998 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 हो जाती है। क्योंकि देखिए 1972 में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 45 हो गई थी। 45 के बाद 16 नए जिले बने तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। ये बात क्लियर है। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे अपन क्या देख रहे हैं कि 1982 में 1982 में B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। ये बात क्लियर है। इसने 10 नए जिलों की सिफारिश की। किससे? सरकार से। सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इनकी सिफारिश नहीं मानी। ये बात क्लियर? सिफारिश नहीं मानी, कोई बात नहीं है। फिर क्या किया गया? बाद में 1998 में सिंहदेव समिति, सिंहदेव कमेटी की स्थापना की गई। उस सिंहदेव समिति ने 1998 में क्या किया? सरकार से 16 नए जिलों का मांग का प्रस्ताव किया, तो सरकार ने उनकी बातें मान ली। तो आगे देखिए 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश, सिंहदेव समिति की सिफारिश के आधार पर 16 नए जिलों का निर्माण किया, यानी कि 16 नए जिले बनाए। इनने क्या किया? सिंहदेव समिति ने सरकार से कहा कि मध्य प्रदेश में 16 नए जिले और बनाए जाने चाहिए। तो सरकार ने क्या कहा? इनकी जो बातें थी, मांगे थी, सरकार ने जैसी की तैसी उनमें बिना कोई बदलाव किए मान लिया और सरकार ने 16 नए जिलों का निर्माण कर दिया। तो देखिए निर्माण हो गया। तो अब जिलों की संख्या, ये मध्य प्रदेश की बात ही कर रहे हैं, की संख्या 61 हो गई। कितनी? 61 हो गई। कब? 1998 में, सॉरी 92 लग गया, 1998 में। कब? 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर सरकार ने 16 नए जिलों का निर्माण कर दिया। 45 और 16 61 हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और इस समय 12 संभाग हो गए। कितने बन गए? 12। अब संभागों की संख्या देखा जाए तो संभाग कितने हो गए? 12। संभागों की संख्या 12 हो गई। कितनी हो गई? 12 हो गई। ये बात क्लियर है। यहां तक 1998 तक अपन पहुंच चुके हैं। अब देखिए अगले ही 2 वर्ष बाद सन 2000 की अगर अपन बात करें तो सन 2000 में बोले तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा हिस्सा, बोले तो छत्तीसगढ़, अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। और यह छत्तीसगढ़ 16 जिले एवं 3 संभाग इसमें चले गए। तो अब देखिए सन 2000 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। क्या हुआ? पुनर्गठन। क्योंकि मध्य प्रदेश की तस्वीर एवं तकदीर दोनों बदल गई। क्यों बदल गई?
कि देखिए मध्य प्रदेश खनिज संपदा वाला जो क्षेत्र था, कोयले वाला जो क्षेत्र था, बेल्ट था, धान वाला जो बेल्ट था, वो छत्तीसगढ़ में चला गया अपना। तो मध्य प्रदेश की तस्वीर एवं तकदीर दोनों ही बदल गई। तो देखिए 1 नवंबर को क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और मध्य प्रदेश के 16 जिले किसमें चले गए, छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश के 3 संभाग एवं 16 जिले लेकर एक नए राज्य का गठन किया गया, जिसको अपन छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए तो सन 2000 में 16 जिले चले गए, 3 संभाग चले गए, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, 45 बचे, और संभाग कितने रह गए, 9 संभाग रह गए। तो ये पॉइंट अगला लिखिए, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद क्या हुआ भैया, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद देखिए कितने जिले रह गए, 45 होने के बाद उसमें 16 जिले एवं 3 संभाग चले गए। ये किसमें चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। तो अब मध्य प्रदेश में 45 जिले एवं 9 संभाग बचे। कितने जिले बचे, 45 जिले एवं 9 संभाग बचे। और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और राज्य बोले तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया, बड़ा राज्य बन गया। क्योंकि पहले जो था मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। तो सबसे बड़ा राज्य बन गया, जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ये बात क्लियर हुई, कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा स्थान, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ के, दूसरा सबसे बड़ा राज्य अपना मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद दूसरा हुआ, पहला था, नंबर 1 पर था हमारा मध्य प्रदेश। ये बात क्लियर हुई। अब देख रहे हैं 2000 की स्थिति अपन ने देख ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि 2003 की बात कर रहे हैं। 2003 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में 3 नए जिलों का गठन किया गया। कब किया गया, तो 15 अगस्त 2003 को। देखिए अगला पॉइंट देखिए, 15 अगस्त 2003 को कितने जिले बनाए गए, 3 नए जिलों का गठन किया गया। समझ गए, 15 अगस्त 2003 को 3
नए जिलों का गठन किया गया। वो 3 कौन कौन से जिले थे, उनकी बात अपन देख रहे हैं, गठन किया गया। तो देखिए, पहला गुना से अशोकनगर। देखिए, जो गुना जिला था उसको तोड़कर अशोकनगर जिले का गठन किया गया, यानी गुना को 2 भागों में बांट दिया। गुना से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। कौन सा? अशोकनगर जिला बनाया। दूसरा पॉइंट, शहडोल से अनूपपुर। ये बात क्लियर हुई। कौन सा बनाया गया? शहडोल से अनूपपुर। नंबर 3, खंडवा से। किससे अलग किया गया? खंडवा से बुरहानपुर। ये बात समझ में आई कि 2003 में कितने जिले बनाए गए? अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। ये 3 नए जिले बनाए। क्वेश्चन पूछे कौन कौन से नए जिलों का गठन हुआ? अशोकनगर का, अनूपपुर, बुरहानपुर से। पूछे कहां से अलग किया गया? तो गुना से किया गया अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर, खंडवा से बुरहानपुर। अब बात कर रहे हैं कि 2003 में, कब? 2003 में जिलों की संख्या कितनी थी? देखिए, 2000 में जिलों की संख्या 45 रह गई थी। 2000 के बाद 2003 में 3 नए जिले बनाए गए, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। कितनी हो गई? 48 हो गई। तो यहीं लिखिए, अब जिलों की संख्या 48 यानी कि 48 हो गई। ये बार बार हम इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कि सन 2003 में कितने जिले थे मध्य प्रदेश में, 2000 में कितने थे, 1972 में कितने थे, 1998 में कितने थे। सीधा एग्जैक्ट पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि कितने जिले थे। समझ में आई ये बात? अब देखिए, 2003 हो गया। इसके बाद क्या किया गया? 17 मई 2008 को ये नया जिला बनाया गया। झाबुआ से अलीराजपुर को क्या कर दिया गया? आगे देख रहे हैं कि 17 मई 2008 को, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक नया जिला बनाया गया झाबुआ से अलीराजपुर। ये बात क्लियर हुई कि 17 मई 2008 को क्या कर दिया गया? सरकार ने झाबुआ को तोड़कर अलीराजपुर को एक नया जिला बना दिया गया। अब देखिए, 2008 में ही 24 मई 2008 को, इसी समय देखना, अगला पॉइंट लिखिए, 24 मई 2008 को क्या किया गया? सरकार ने सीधी से, किससे? सीधी से, सीधी को 2 भागों में तोड़ा। तोड़ने के बाद सिंगरौली को अलग किया और एक नया जिला बना दिया गया। समझ में आया कि 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली, नया जिला बनाया गया। ये बात समझ में आई? बनाया गया। तो अब देखिए, जिलों की संख्या कितनी हो गई? आप बता सकते हैं कि जिले कितने हो गए? क्योंकि देखिए, 48 हो गए थे उधर 2003 में, तो 2008 में 2 नए जिले बनाए गए, तो जिले कितने हो गए? 50। तो यहीं लिखिए, 2008 में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। अब जिलों की संख्या 50 हो गई। क्या हो गई? 50 हो
गई। अब देखिए 2008 में ही शहडोल एक नया संभाग बनाया गया। ये बात समझ में आई। शहडोल को क्या कर दिया गया, एक नया संभाग बना दिया गया। तो संभाग कितने हो गए, 10। तो इसी में अगला पॉइंट लिखिए, क्या पॉइंट लिखेंगे कि 14 जून 2008 को कब बना, डेट सहित अगर लिखना है तो लिखो 14 जून 2008 को शहडोल को नया संभाग बनाया गया। तो अब देखिए शहडोल नया संभाग बन गया, तो संभाग कितने हो गए, अब संभागों की संख्या 10 हो गई। अब संभागों की संख्या 10 हो गई। ये बात क्लियर हुई। तो देखिए 2008 में जिलों की संख्या 50 थी और संभागों की संख्या 10 थी। ये बात क्लियर हुई। अब 2008 के बाद अपन देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, छोटा सा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि सरकार ने घोषणा कर दी गई है कि 11वां संभाग छिंदवाड़ा को और 12वां संभाग रतलाम को बनाया जाएगा। तो यहां नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 11वां संभाग छिंदवाड़ा को एवं 12वां संभाग रतलाम को बनाया जाएगा। अभी बनाया नहीं गया, बनाया जाएगा। सरकार ने ये घोषणा कर दी है। सरकार अपने वादे से भी पलट सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सरकार ने कह दिया है कि 11वां संभाग छिंदवाड़ा को बनाएंगे और 12वां रतलाम को बनाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, बाद में जो बने वो आपको याद करना है। ये तो बात थी 2008 तक की। 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 थी एवं संभागों की संख्या इस समय 10 हो गई थी। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं कि अब जिलों का दोबारा से और आगे जो जिले बने हैं, तो देखिए 51वां जो जिला बनाया गया था वो 15 अगस्त 2013 को, कब बना, 15 अगस्त 2013 को एक नए जिले का गठन किया गया। वो कौन सा जिला था, तो आपको पता होना चाहिए कि उस जिले का नाम क्या था। शाजापुर से अलग किया गया। क्या किया गया, शाजापुर। तो अगला पॉइंट अपन लिख रहे हैं कि 15 अगस्त को एक जिले का गठन किया गया। शाजापुर से कौन सा जिला बनाया गया, तो वो था अपना आगर मालवा। ये बात समझ में आई कि 15 अगस्त 2013 को कब बनाया गया, 15 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग कर शाजापुर से अलग कर आगर मालवा को 51वां जिला बनाया गया। ये बात समझ में आई कि 2013 में जिलों की संख्या कितनी हो गई, 51 हो गई। अब वर्तमान में पूछा जाए कि आज मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो आज मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। तो अब देखिए 52वां जो जिला कब बनाया गया, तो जो 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को कब बना, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से, अरे भैया मध्य प्रदेश के उत्तरी जिले, यहां से क्या है अपना, यहाँ टीकमगढ़ है और यहां से ये वाला जो हिस्सा है
ये क्या बना दिया गया, निवाड़ी बना दिया गया। क्या कर दिया गया, निवाड़ी। तो यानी कि 52वां जो नया आज वर्तमान में जो नया जिला है वो कौन सा है, निवाड़ी है। समझ गए। तो लिखिए 1 अक्टूबर 2018 को, कब, 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी को मध्य प्रदेश का 52वां, या ब्रैकेट में लिख लेना, नया जिला, क्योंकि इसके बाद अभी कोई नहीं बना, नया जिला बनाया गया। और अब देखिए संभाग कितने हैं, आज भी देखें तो अभी टोटल संभाग कितने हैं, 10 संभाग हैं। कितने हैं, 10 संभाग हैं। समझ गए। अब एक क्वेश्चन बनता है कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो यही नोट पॉइंट लिखिए कि जो होशंगाबाद संभाग है अपना, उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। ये बात अंडरलाइन करना, कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भैया होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया। अपन अब एक दृष्टि से देख लेते हैं संभाग कौन कौन से हैं। 10 संभाग के अपन नाम लिख लेते हैं। जिले अपन ने पढ़ लिए, जिले कितने हैं, 52 जिले मध्य प्रदेश में, 52 के 52 जिले अपन देख चुके हैं। कौन सा जिला कब बना ये भी अपन ने देख लिया है। तो अब बात करते हैं संभाग कौन कौन से संभाग हैं। तो हेडिंग लिखिए संभाग, कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। कितने हैं, 10 संभाग हैं। इनमें कौन कौन से संभाग हैं वो अपन देख रहे हैं अभी। तो देखिए शुरुआत अपन करने जा रहे हैं जबलपुर से। किससे शुरुआत कर रहे हैं अपन, जबलपुर से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए पहला संभाग कौन सा है अपना, संभागों के सिर्फ नाम ही नाम लिखेंगे अपन, जबलपुर। क्या है, जबलपुर। दूसरा जो अपना संभाग है इंदौर। तीसरा भोपाल। चौथा ग्वालियर। पांचवा चंबल। छठवां रीवा। सातवां उज्जैन। आठवां सागर। नौवां नर्मदापुरम। 10वां शहडोल। शहडोल। ये क्या है, अपने 10 संभाग हैं। अगर देखा जाए इसमें अपन देख रहे हैं कि जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से, किससे, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अपन देखते हैं कि इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन देखते हैं जबलपुर। समझ रहे। वैसे बेसिकली देखा जाए संभाग की अगर प्रॉपर्ली बात करें कि कौन सा संभाग बड़ा है, नॉट जिला। जिले की बात की जाए तो जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है। क्या है, जनसंख्या। लेकिन संभाग में नहीं, जिले में। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो वहां पर आपको इंदौर लगाना। अगर संभाग पूछे आपसे
कि सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो जबलपुर है। और सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, तो जबलपुर है। तो यहां लिख लीजिएगा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। ये बात क्लियर हुई। ऑप्शन देखना है, जिला ना पूछे, अगर संभाग पूछ रहा है तभी आपको ये लगाना है। कहीं उसने पूछ लिया कि किस जिले में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो वहां पर आपको इंदौर लगाना है। अगर संभाग की पूछे तब आपको ये संभाग आपको लगाना है। ये बात क्लियर हुई। ये अपना टॉपिक यहां पर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।